चलिए, आज फिर से हम वर्ड मीनिंग का सीरीज लेकर के आए हैं। सॉरी, आज वर्ड मीनिंग का सीरीज नहीं है, आज इडियम फ्रेज का सीरीज है। और ये जो इडियम फ्रेज है वो आप नीतू मैम का जो लिखा हुआ 15,000 वर्ड मीनिंग, हम वहाँ से वर्ड मीनिंग कराने का स्टार्ट कर रहे हैं। और ये जो है वो आज जो 14 नंबर उसका चैप्टर है उसका पहला पार्ट चल रहा है। 14, जैसे 14 में क्या है ना, 1 2 3 14 का चैप्टर है, लेकिन उसमें भाग है 1 2 3 4 5, ये पहला भाग है। हम सब भाग का वीडियो डालेंगे, जिसको नीतू मैम का बुक जिसे पढ़ने में क्या होता है ना, कि हम लोग अगर सरकारी स्कूल का बाबू हैं तो याद करने में बड़ा तकलीफ है ये सभी चीज़। तो हम कोशिश करेंगे उसको ट्रिक से पढ़ाएं और ट्रिक से याद करा देंगे। ठीक है, तो होगा क्या कि बुक तो आपके पास रहेगा, लेकिन उसको क्या कीजिएगा, आप देखिएगा अगर खोल करके, तो ये जो है वो तुरंत याद हो जाएगा। आप वीडियो देखिएगा तो हम गारंटी देते हैं कि किताब का जो पेज है उसको आपको पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हालांकि हम इंग्लिश नहीं लिखे हैं बीच में, ठीक है, इंग्लिश नहीं लिखे हैं। और इंग्लिश नहीं लिखने का वजह भी आप लोग को अगर थोड़ा सा मतलब पता होगा तो ये होगा कि जगह नहीं है मेरे बोर्ड में, और लिखने में थोड़ा बहुत ज़्यादा ही टाइम लगता है। तो सरकारी स्कूल के हम लोग है ना, तो हम इंग्लिश का हिंदी कर लेंगे, वही बहुत काफ़ी होता है। अगर इंग्लिश का हिंदी डाल दें तो वहाँ थूर थार के मार देंगे, कोई तरह एकदम थूर थार के कुछ काच के दइए देंगे, एकदम मारिए देंगे। ठीक है, तो अगर इंग्लिश तकलीफ तो आप नीतू मैम का बुक ले करके सामने बैठिए और वीडियो देख लीजिए, ट्रिक से याद हो जाएगा। हम बोलते हैं कि रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आज ये पहला हम सब सीरीज लेकर के आएंगे अभी आगे। तो पढ़ते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। एट वंस विट्स एंड, इसका मतलब था उलझन में होना, परेशानी में होना, हैरान हो जाना। ठीक, उलझन में, परेशानी में, है ना, बैम्बू जल्ड, बिफडल्ड, ये सब का मतलब होता है परेशानी में होना, मडल्ड। तो एट वंस विट्स एंड मतलब होता है उलझन में होना। एट वंस विट्स एंड, यहाँ क्या लिखा हुआ, वंस का मतलब होता है अपना खुद का, और विट का मतलब होता है बुद्धि। और जब बुद्धि ही समाप्त हो जाए तो आदमी क्या हो, तभी उलझन में फंसता है, तभी हैरान हो जाता है। यानी जब किसी का बुद्धि, विट्स का मतलब बुद्धि, जब किसी का बुद्धि ही समाप्त हो जाए तो वो क्या फंस जाएगा, उलझन में फंस जाएगा। तो एट वंस विट्स एंड, एक बार अगर बुद्धि खत्म हुआ तो आप कहाँ फंसेंगे, उलझन में फंसेंगे। एट वंस विट्स एंड, एक बार बुद्धि समाप्त हुआ तो आप फंसेंगे उलझन में। याद हो गया, विट मतलब बुद्धि, ऐसे याद रखते हैं, विट मतलब बुद्धि। और अगर बुद्धि खुआ, बुद्धि समाप्त हुआ तो आप कहाँ फंसेंगे, उलझन में फंसेंगे। नेक्स्ट, एट द स्पर ऑफ द मोमेंट, एट द स्पर ऑफ द मोमेंट नहीं, एट द स्पर ऑफ द मोमेंट होता है, सॉरी माफ कीजिएगा, थोड़ा लिखने में गलती हुआ है, इसमें मोमेंट होता है, MOMENT है, मोमेंट, ये साथ में है। एट द स्पर ऑफ द मोमेंट मतलब बिना तैयारी के, बिना तैयारी के दिया जाने वाला भाषण, एट द स्पर ऑफ द मोमेंट। अभी अभी मान लेते हैं कोई फंक्शन हुआ, अचानक किसी को खड़ा करके बोल दिया चलो आओ इस पर, यानी इस मोमेंट पर, इस पर मोमेंट, इस मोमेंट पर, चलो इस मोमेंट पर आकर के भाषण दो, तो बस मुंह कान बन जाए, तो ठिसा जाए वैसे, है ना। तो स्पर ऑफ द मोमेंट, एट द स्पर ऑफ द मोमेंट, इस मोमेंट पर, इस पर मोमेंट, इस मोमेंट पर, इस मोमेंट पर, स्पर ऑफ द मोमेंट, इस मोमेंट पर, राइमिंग मिल रहा है ना, स्पर ऑफ द मोमेंट, इस पर मोमेंट, यानी इस मोमेंट पर, इस पर मोमेंट, इस मोमेंट पर, इस पर मोमेंट, इस मोमेंट पर। तो इस मोमेंट पर उसे बिना तैयारी का बोला गया कि आओ भाषण दो। तो इस मोमेंट पर उसे बिना तैयारी के बोला गया कि भाषण दो। इस तैयारी पर उसे बिना, सॉरी, इस मोमेंट पर उसे बोला गया कि बिना तैयारी का भाषण दो। ठीक है, तो इस मोमेंट पर, इस पर मोमेंट, तो इस मोमेंट पर उसे बिना तैयारी का भाषण देने के लिए कहा गया। एबव बोर्ड का मतलब होता है ईमानदार और सरल, एबव बोर्ड का मतलब होता है ईमानदार और सरल। आप जानते होंगे कि बोर्ड, बोर्ड मतलब ये जो बोर्ड अभी पढ़ा रहे हैं, एबव बोर्ड, अगर बोर्ड के ऊपर कोई लिखता है, हालांकि एबव के मतलब तो ऊपर होता है, हम लोग से ऊपर, लेकिन अगर ऐसे समझो ऊपर ही तो है, अगर बोर्ड के ऊपर अगर कोई लिख रहा है तो इसका मतलब वो ईमानदार लिख रहा है। और ईमानदार होता ही है पढ़ाने वाले लोग, बहुत सारे लोग पढ़े ना, एका गो एक्सेप्शन आ गया तो अलग का बात है। ईमानदार होते हैं पढ़ाने वाले लोग, और वो सरल से सरल भाषा यूज करना चाहते हैं कि कैसे बच्चों को समझ में आ जाए। तो एबव बोर्ड, बोर्ड पर ईमानदार लोग लिखते हैं और वो सरल भाषा में लिखते हैं। एबव बोर्ड, बोर्ड पर कैसे लोग लिखते हैं, ईमानदार और सरल लोग लिखते हैं। एज फिट, एट फिट एज फिडल, फिडल का मतलब बेला, बेला मतलब एक बेला दो बेला इस तरह होता है ना वो।
फिट एज फिडल मतलब होता है मजबूत और स्वस्थ, मजबूत और स्वस्थ। स्वस्थ बोल सकते हैं, स्वास्थ्य बोल सकते हैं, है ना, स्वस्थ लिख लीजिए, स्वस्थ से ज़्यादा अच्छा। मजबूत और स्वस्थ, फिट है एकदम, न बोलता है अरे वाह बड़ा फिट नज़र आ रहा है, तो बोलता है क्या है, सुबह जॉगिंग जाइए, मजाक है का, जॉगिंग मतलब कूदो थी धीरे धीरे से, है ना, सुबह जाइए कूदे खतीले। आगे बोला कि कैसा एकदम फिर, बोला रे हर फिडल में जाते, हर बेला में जाते दौड़ने, सुबह बेला शाम का बेला, तो फिट एज अ फिडल। फिट एज अ फिडल मतलब होता है मजबूत, तभी तो स्वस्थ है, तभी तो मजबूत है। तो फिट कैसा है, पूरे एकदम सुबह शाम जाते हैं हर बेला, फिडल मतलब बेला होता है। और ऐसे याद रखने का फिट एज अ फिडल, हर बेला में वो एकदम फिट है ना, फिडल के जैसा, वो फिडल एक थी है, वो इसी के जैसा वो फिट है, बेला के जैसा वो फिट है। बोलता है हम तो बहुत फिट है। और जब फिट आदमी ने न बोलता है कि साला कितना मस्त फिट दिख रहा है, 60 फिट हो गया यार, इसका मतलब क्या, वो बहुत फिट दिख रहा है, इसका मतलब क्या, तो इसका मतलब है कि वो मजबूत है, वो स्वस्थ है, ठीक है। न बोलता है कि मेरा फिट मस्त लग रहा, तो फिट एज फिडल मतलब होता है मजबूत और स्वस्थ। क्रॉस पर्पस का मतलब होता है परस्पर विरोधी होना, एक दूसरे का दुश्मन होना, पर्पसेज। एट क्रॉस पर्पसेज मतलब होता है एक दूसरे का विरोधी होना। ने बोलता है कि तब का बात हो, वो फलनक बेटवठिन घुरोली आजकल छोड़ देली, का बात हो, अरे का कहिए हम इन दोनों में ऐसे चल रहा। अच्छा ऐसे का मतलब क्या होता है, क्रॉस, क्रॉस है ना, क्रॉस पर्पस मतलब लड़ाई चल रहा है, बोलते तो क्रॉस है, तो का बात हो फलनक बेटवठिन घुरोली आजकल ना घुरियो, अरे ओकर साथ हमें ऐसे चले था, ऐसे चले थे, इसका मतलब क्या, क्रॉस चल रहा है, क्रॉस चल रहा है मतलब विरोध चल रहा है। तो क्रॉस पर्पसेस मतलब जो हम लोग का पर्पस है वो क्रॉस चल रहा है। तो एट क्रॉस पर्पस मतलब विरोध करना, है ना, परस्पर विरोधी होना। बाय हुक और बाय क्रुक, हुक का मतलब होता है, क्रुक का मतलब होता है ये बदमाश उदमाश जो होता है ना वो होता है, और हुक मतलब, क्रुक मतलब बदमाश, हुक का मतलब अंकुश लगाना किसी चीज पर, ऐसा ही हाँ अंकुश ही है। तो बाय हुक और बाय क्रुक, तो बदमाश लोग क्या करता है, क्रुक मतलब चाहे किसी भी तरीके से वो कुछ काम अपना कर लेगा, कोई भी, चाहे सही तरीका हो या गलत तरीका हो, बदमाश में नहीं कहना, तो क्रुक मतलब होता है बदमाश। और नहीं, हुक और क्रुक का मतलब होता है बदमाश किसी भी तरीके से वो ले लेगा। अभी याद कैसे करेंगे, हुक क्रुक का मतलब तो बदमाश है, लेकिन ये भी तो वर्ड मीनिंग है, अगर याद ना हो तब क्या करें, तो हुक और व क्रुक। हुक मतलब हम इन गाँव के भाषा में हुक ककरा कोई, हुक मतलब जैसे कोई टांगल रहो खुट्टी उट्टी, है ना, हुक ओकरा कोई पंखवा जी लटकाओ ऐसे रहो टड़ा, ओकरो को थी हुक। तो हुक में क्रुक, हुक में कुरकुर कुरुक 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 कुरकुरे था, हुक में क्रुक, हुक में कुरकुरे था, बस किसी भी तरीके से बदमाश लोगों को चाहिए, बदमाश बच्चा को, है ना, हुक में टांगल था कुरुक कुरकुरे, बस उसको किसी भी तरीके से उसे क्या था, चाहिए था। तो हुक और बाय क्रुक, जो हुक में है वो बाय क्रुक चाहिए, यानी कुरकुरे चाहिए, चाहे जैसे भी गलत हो या सही तरीका हो, चाहे उसे छीन के झपट के ले ले, चाहे वो अपने से निकाल के दे, हमको चाहिए चाहे सही तरीका हो या गलत तरीका हो। तो बाय हुक, हुक में कुरुक कुरकुरे था, तो उसको हमको चाहिए किसी भी तरीके से, चाहे सही तरीके से या गलत तरीके से, सही तरीका अगर वो उतार के दे दे, गलत तरीका हम छीन के ले जाएंगे, तो उसको बोलते हैं बाय हुक और बाय क्रुक, सही या गलत कोई भी तरीके से, किसी भी तरीके से। बिट डेफियंस का मतलब होता है, बिट डेफियंस का मतलब होता है झुकने से इनकार कर देना। अच्छा अगर इगला हम अगर पढ़ेंगे ना डेफियंस, तो साउंड आएगा डेफियंस डेफियंस डेफियंस, डिफेंस आ जाता है मुंह में, डेफियंस, बिट डेफियंस, बड़े डेफियंस, बिट डेफियंस, बड़े डेफियंस, बड़े डिफेंस, बड़े डिफेंस, बड़े डिफेंस, तो डेफियंस डिफेंस, डेफियंस डिफेंस। तो डिफेंस के लोग यानी डिफेंस के लोग ही बीएसएफ हो गलो, आर्मी हो गलो, नेवी हो गलो, ये सब क्या दुश्मनों के सामने झुकते, नहीं, झुकने के सामने इनकार कर देते हैं। तो बिट डिफेंस, बड़े डिफेंस, बिट डिफेंस, बड़े डिफेंस के लोग, बड़े बड़े डिफेंस के लोग, हर डिफेंस के लोग झुकने से इनकार कर देते, बड़े क्या बोले, है ना। तो बिट डिफेंस डिफेंस, तो डिफेंस के लोग झुकने से क्या कर देते, इनकार कर देते। क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, अच्छा स्प्लिट का मतलब होता है तोड़ देना, टूट जाना, विभाजित करना, लेकिन यहाँ मिल्क है तो मिल्क को तो पाट नहीं सकते, तोड़ तो नहीं सकते, लेकिन दूध तो फट जाता है ना, तो स्पिल्ट मिल्क का मतलब होता है दूध फटना। अब दूध फट गया तो उस पर चिल्ला रहे हैं, अगर अच्छा एक बात बता, अगर दूध फट गया करके चिल्ले का गोंद से जोड़ देता कि सुई धागा सी देता, ऐसा कुछ होगा नहीं, तो इसका मतलब कुछ है फालतू का ही तो चिल्ला रहे हैं। तो स्पिल्ट मिल्क मतलब फटा दूध पर हम चिल्ला रहे हैं, इसका मतलब क्या कर रहे हैं, यही है फालतू का काम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है फालतू का पछतावा, है ना, मतलब जो सुधर नहीं सकता है उस पर चिल्लाना, व्यर्थ का पछताना उसको बोलते हैं, ठीक है। तो क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क का मतलब होता है पछताना, या फिर बोल सकते हैं इसको कि फालतू का मतलब, एक होता है ना कि चिड़िया चुग गई खेत, क्या क्या था इसका कहानी,
अब पछतावत का होत जब चिड़िया चुग गई खेत। ये हाल है इसका कि जब काम हो गया है तो पछताने से कोई फायदा नहीं है। तो क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क मतलब फालतू का पछताना, ये पछताना खाली लिखा है, मतलब होता है कि पछताना, लेकिन अब उसका कोई सुधार हो ही नहीं सकता तो क्यों उस पर हम चिल्लाएं। तो क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क का मतलब होता है कि फालतू का पछताना, अब कुछ नहीं हो सकता है ना। जब चिड़िया चुग गई खेत तो अब पछतावत का होत, वही बोला है, अब पछतावत का होत जब चिड़िया चुग गई खेत, मतलब जो हो गया सो हो गया, अब उससे पछताने से कोई फायदा है नहीं, तो फालतू का पछताना है ना, हुआ खड़ा करना। तो क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क का मतलब होता है व्यर्थ का पछतावा। कॉल नेम का मतलब था गाली देना, का कर भी तो और नम्मा लेके बोलो यो ले कि तू ई हकी, है ना, तोर में दिमाग न खो, तो चोर हकी तू चोर। कॉल नेम, नाम लेकर बोलो ये तू चोर हकी। कॉल नेम्स मतलब गाली देना। कॉल नेम मतलब नाम बोल के बोल रहे हैं कि हाँ तू हकी जो जे करे को कर लियो, तो कॉल नेम मतलब गाली दे रहे हैं इसका मतलब। तो कॉल नेम का मतलब होता है गाली देना। कॉल नेम मतलब गाली देना। डिग द ग्रेव, अच्छा ग्रेव का मतलब होता है कब्र, डिग का मतलब खोदना। अब हम कब्र खोद रहे हैं, इसका मतलब ककरो ना ककरो जरूर बर्बाद करे खातिर रख ले बेटा, है ना, तो ककरो जरूर बर्बाद करो, रुक ना बेटा, अभी तोरे कब्र वो खोरे थे ना, बोलते दूसरे के लिए गड्ढा खोड़ ली रहे, तो कब्र खोदना मतलब बर्बाद करना किसी को। ग्रेव का मतलब कब्र, डिग मतलब खोदना, तो कब्र खोद रहे हैं इसका मतलब ककरो जरूर बर्बाद करो बेटा, खोदे थे तो अगर डालबो जरूर हमें कर में। तो डिग द ग्रेव मतलब होता है बर्बाद कर देना। डाई इन हार्नेस, अच्छा डाई का मतलब तो सब जानते हैं मर मर जाना, और हार्नेस का मतलब होता है काम करते हुए। देखिए ये गलत लिखा हुआ, कायालय लिख दिए हैं, इसको कार्यकाल करना पड़ेगा, कार्यकाल। कार्यकाल के दौरान मौत हो जाना या फिर मर जाना, उसको बोलते हैं डाई इन हार्नेस, कार्यकाल के दौरान मर जाना। तो डाई मतलब मर गया, हार्नेस मतलब होता है नौकरी करते हुए, हार्नेस मतलब नौकरी करते हुए मर जाना। तो कार्यकाल के दौरान मर गया, जैसे डिफेंस के लोग मरते नहीं, शहीद हो जाते हैं, है ना। या फिर हम जैसे कोई आदमी है जैसे एसएससी में कहीं भी नौकरी लगा है, किसी के दौरान अगर मृत्यु हो गया, अगर काम करते हुए मृत्यु हो गया, तो उसको बोलते हैं डाइन हार्नेस, अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए मरा वो, शहीद हुआ वो। तो डाइन हार्नेस का मतलब है कार्यकाल के दौरान मरना। डाई मतलब मर जाना और हार्नेस मतलब नौकरी के दौरान या फिर कार्य के दौरान। हार्नेस मतलब अधिकतर कार्य के दौरान ही लिया जाता है। तो डाइन हार्नेस कार्य के दौरान मर जाना, तो वही है कार्यकाल के दौरान मौत हो जाना। अब ये का 11 अभी हम वर्ड मीनिंग लिखे हैं, हमको सीरीज पूरा करना है, ये 11-12 देखना नहीं है, है ना, हमको सीरीज पूरा करना है। तो हम बोलते हैं कि आप एक बार अगर वर्ड मीनिंग देख लीजिएगा कि हम क्या बताए हैं, तो अगला बार आपको जो है वो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा कि क्या था। आप इसको देख लीजिए, वो बुक से एक बार बंद कीजिए एक तरफ से हिंदी, और उसको देखिए क्या था, तो फर्स्ट तुरंत समझ में क्राई ओवर स्पिल्ट में, अरे यार दूधा फाट गलो, फालतू चिल्ला लियो ना, बाकी कुछ होए तो हलो ना, मतलब फालतू का पछताना, व्यर्थ का पछताना। मतलब वही जब चिड़िया चुग गई खेत तो अब पछतावत का होत, अब पछतावत का होत जब चिड़िया चुग गई खेत, मतलब पछताने से कोई फायदा नहीं है, पछताना। अच्छा पछतावा से कोई फायदा नहीं, यानी पछताना कहे ले। तो स्पिल्ट मिल्क, स्पिल्ट मतलब हल्को दूधा फाट गलो, तो गोंद से जोड़ ना सको, ओकरा सी ना सको, इस तरह से। कॉल नेम, अच्छा कॉल रे हाँ तोर नम्मा लेख बोलो ये तू का कर ले विश देख लो, तो इसका मतलब गरिया रहे थे, गाली देना। एबव बोर्ड मतलब ईमानदार होना, सरल होना, बोर्ड पर जो लिखता है ईमानदार आदमी रहता है, सरल भाषा में लिखा जाता है, ठीक है। तो आगे एक बार देखिए, बुक से भी देखिए चाहे ये वीडियो से, अगर बुक नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ये इससे काम चला सकते हैं, ठीक है। ये बहुत बेटर लिखा हुआ है, खास करके सरकारी स्कूल के लिए, इंग्लिश नहीं लिखे हैं इसमें, तो इंग्लिश भी वहाँ मिलेगा तो थुर थार के धुनिए देंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ठीक लगा होगा, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।